हाय गाइस, मैं राहुल पाटीदार और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल न्यूटन एकेडमी पर। मैं आप लोगों को आज से रेगुलर केमिस्ट्री की क्लासेस देने वाला हूँ। 12th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए और पूरा बेसिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए स्टूडेंट्स के माइंड में सेट होता है पहले से ही कि जो केमिस्ट्री है वो बहुत टफ है या समझ में नहीं आता है, समझ में आ भी जाता है, याद कर लेते हैं फिर भूल जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको बेसिक्स से नहीं समझते। छोटी छोटी चीज़ें केमिस्ट्री की आप समझने की कोशिश नहीं करते, आप सीधा क्वेश्चन पढ़ा, आंसर रटा और हो गया, तो फिर आप भूल जाएंगे। ऐसे तो आप कोई भी सब्जेक्ट भूल जाएंगे। आपको केमिस्ट्री को अगर अच्छे से सीखना है, आप नहीं चाहते कि आप जो पढ़ ले वो भूल जाए, तो आप लोगों को करना होगा कि जो बेसिक चीज़ें हैं छोटी छोटी, आप पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ें, फिर उसके क्वेश्चन आंसर को सोल्व करें, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो चलिए केमिस्ट्री को ईजी बनाते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की अगर बात करें तो आपका ये 12th क्लास का यूनिट फर्स्ट है, पहला चैप्टर है 12th क्लास के लिए। तो एनसीईआरटी में अगर अपन बात करें, एमपी बोर्ड के लिए अगर अपन बात करें, तो इसमें से आप लोगों को 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपने को इसको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर की। मैटर के स्टेट जो है, ये मैटर कितने टाइप का होता है, आप लोगों ने छोटी क्लास में भी इसको पढ़ा है। अगर स्टेट ऑफ मैटर की मैं बात करूं तो 3 टाइप आप लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले अगर बात करें तो होता है आपका सॉलिड, फिर बात करें लिक्विड और गैस। ये 3 टाइप आप लोगों ने छोटी क्लासों में भी पढ़ लिए हैं। यहाँ अपन इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर अपन सॉलिड स्टेट पे आ जाएंगे। सॉलिड की अगर बात करें तो यहाँ एक शब्द और जो आपको समझना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अगर बात करें तो हिंदी में अगर बात करें तो इनको कहते हैं अवयवी कण, या इनको हिंदी में रचक कण भी कहते हैं। ठीक है, अवयवी कण, रचक कण या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है? तो ऐसे पार्टिकल्स जिनसे मिलकर पदार्थ बनता है। कोई भी पदार्थ जिन कणों से मिलकर बनता है, उन कणों को अवयवी कण या रचक कण कहते हैं। ठीक है, अब ये कण क्या हो सकते हैं? तो ये कण जो है परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। ये पार्टिकल्स जो है एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं। ठीक है, आपका पदार्थ चाहे परमाणु से मिलकर बना हो, अणु से मिलकर बना हो, चाहे आयन से मिलकर बना हो। ठीक है, उन्हीं को अपन अवयवी कण कहते हैं। तो सॉलिड के लिए अगर मैं बात करूं तो सॉलिड के जो अवयवी कण होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, ये पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इनके बीच में लगने वाला अंतराणुक बल की अगर बात करें, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, वो एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पर होते हैं, तो इनके बीच जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, गैस की अगर मैं बात करूं तो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल फ्री होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, एक दूसरे से फ्री होते हैं, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, मतलब इनके बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। यहाँ सबसे अधिक होता है, यहाँ आकर्षण बल कम होता है, लो अट्रैक्शन फोर्स होता है, और यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या चेंज आया? इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है, तो ये पार्टिकल्स जो है अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हैं, ये अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट हो सकते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं होता है। फिक्स होने का मेरा मतलब है कि इनमें मूवमेंट नहीं होता है, ये गतिमान नहीं होते हैं, ये अपनी ही जगह पर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इन पार्टिकल्स में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, इनके बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी थोड़ा कम होता है, तो ये पार्टिकल्स मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं इनमें मूवमेंट होता है, और जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता, ये अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट होते हैं, कंपन होता है। गैस के पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में
यहाँ तक कि तो गैस में ऐसा भी होता है कि जब पार्टिकल एक दूसरे के पास आने की कोशिश करता है तो और रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है, बाकी बिल्कुल भी इनमें अट्रैक्शन नहीं होता। तो ये एक दूसरे से बिल्कुल फ्री है, तो ये बहुत ज़्यादा गति कर सकते हैं, इसीलिए गैस में डिफ्यूजन भी होता है। समझते हैं आप? डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि पदार्थ जो है उसका अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गतिशील होना, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट अगर आपका मैटर करता है तो उसको कहते हैं डिफ्यूज होना। डिफ्यूजन उसी को कहा जाता है। सपोज मान लो इसका एग्जांपल की अगर बात करें तो परफ्यूम आपने स्प्रे किया है बॉडी पर, तो उसकी जो खुशबू है वो पूरे रूम में फैल जाती है, पूरे हॉल में फैल जाती है, तो ये डिफ्यूजन हुआ। अगरबत्ती लगाया आपने एक कोने में तो उसका धुआं जो है धीरे धीरे पूरे रूम में फैल जाएगा, एक जैसा कंसंट्रेशन होने तक वो फैलता रहेगा, उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। तो गैस में विसरण भी होता है, डिफ्यूजन को हिंदी में कहा जाता है विसरण। तो एक चीज़ ये समझ में आई। अब दूसरी बात करते हैं, जो सॉलिड होता है उसके अगर शेप की बात करें, साइज की बात करें और वॉल्यूम की बात करें, तो जो सॉलिड होता है उसका शेप, साइज और वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, डिफाइन होता है, डेफिनेट होता है, चेंज नहीं होता है। ना तो इसका शेप चेंज होता है, ना साइज और ना वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ये मार्कर है तो ये सॉलिड है, तो इसका वॉल्यूम, इसका साइज फिक्स है, शेप भी फिक्स है, चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको अपन किसी कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे तो कोई इसका चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें तो अपने पास सपोज मान लो 2 टाइप के कंटेनर है, एक अपने पास यहाँ पर बीकर है, ठीक है, और एक अपने पास कोई और पात्र, जैसे मान लो अपने यहाँ अपने पास बोतल है यहाँ पर इस टाइप से कोई, ठीक है। तो यदि आप लिक्विड को ट्रांसफर करते हैं बीकर में रखेंगे तो आपका लिक्विड जो है वो बीकर के शेप का हो जाएगा। यदि आप उसको बोतल में ट्रांसफर करेंगे किसी, तो ये इस कंटेनर के जैसा उसका शेप हो जाएगा। तो आपका जैसा कंटेनर है वैसा लिक्विड का शेप हो जाता है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इनका शेप जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो शेप यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर मैं बात करूँ उसके वॉल्यूम की, नोट कर लीजिएगा, अगर अपन बात करें इसके वॉल्यूम की तो इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं होता है। ठीक है, कि वॉल्यूम कम हो जाए, कंप्रेस हो जाए, मॉलिक्यूल्स पास आ जाए या दूर चले जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है, कम ज़्यादा नहीं होने वाला है, इसलिए इनका जो वॉल्यूम है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ समझ में आया कि जो लिक्विड है, समझ रहे हो ना, वॉल्यूम का मतलब, जैसे मान लो 1 लीटर आपके पास लिक्विड है कोई सा भी, आपने इसके अंदर रखा तब भी वो 1 लीटर है, इसके अंदर रखोगे तब भी वो 1 लीटर ही है। ऐसा नहीं कि इसमें रखने से उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया या कम हो गया, नहीं, वॉल्यूम फिक्स है। शेप और साइज चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। शॉर्ट में आप नोट कर लीजिएगा। गैस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इसका शेप और साइज, वॉल्यूम सब चेंज हो जाता है, शेप भी चेंज हो जाता है। कैसे, सपोज मान लो आपके पास जैसा कंटेनर रहेगा ये उसका शेप ले लेगा। मान लो इस कंटेनर में अपन गैस फिल करते हैं, यहाँ से इसमें कोई भी गैस अपन ने ले लिया, ठीक है, अपन ने गैस लिया इतना, तो ये गैस क्या होगा, इतना गैस लेंगे तो ये गैस पूरा इसमें विस्तृत हो जाएगा, फैल जाएगा पूरे में, और कंटेनर आपका पूरा फिल हो जाएगा। यदि फिर इस कंटेनर के ऊपर मैं यहाँ पर पिस्टन लगा दूँ, क्या लगा दूँ, पिस्टन, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के लिए, बाहर दाब लगाने के लिए यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया। अब इसको अपन प्रेस करते हैं, इस पर प्रेशर लगाते हैं, दाब लगाते हैं, तो क्या होगा, दाब लगाने से क्या होगा कि ये पिस्टन जो है धीरे धीरे क्या आने लग जाएगा, नीचे आने लग जाएगा। प्रेशर लगाओगे तो पिस्टन नीचे आएगा, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गैस के मॉलिक्यूल का डिस्टेंस कम हो जाएगा और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, आप प्रेस करोगे, इस पर प्रेशर लगाओगे तो इसमें क्या आ जाती है, कंप्रेसिबिलिटी आ जाती है, संपीड्यता आ जाती है, संपीडन हो जाता है, संकुचन हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। और जब आप इसको रिलीज करोगे तो डिफ्यूज हो जाएगा और फिर से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और शेप भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो समझ में आया, सॉलिड जो होता है इनके पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के अटैचमेंट में होते हैं, इनके बीच का आकर्षण बल जो होता है बहुत अधिक होता है, जिससे इनका शेप, साइज और वॉल्यूम सब चेंज हो जाता है। ठीक है, शेप चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है, वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ लिक्विड की अगर बात करें तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़ा कम होता है, तो उसकी वजह से अगर बात करें तो शेप चेंज हो जाता है, वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहता है। गैस की अगर बात करें तो इसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, एक और थोड़ा सा इसके लिक्विड, सॉलिड और गैस के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि क्या इन तीनों स्टेज में से ऐसा कौन सा स्टेट है कि जो आपके लिक्विड को फुलफिल करता है। कौन सा स्टेट
इन तीनों में से आपके लिक्विड को क्या करता है, फुलफिल्ड करता है। तो कैसे, इसका मतलब समझना, थोड़ा सा डायग्राम समझ में आएगा। सपोज मान लो मेरे पास ये कंटेनर है और मैं इसमें कोई भी सॉलिड फिल करता हूँ, जैसे मान लो मैंने इसमें कोई सॉलिड रखा है, तो जितना सॉलिड मैं रखूँगा कंटेनर उतना फिल हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जितना मैं फिल करूँगा उतना ही फिल होगा, मतलब ये कंप्लीटली आपके कंटेनर को फिल नहीं कर रहा है। तो आप सोचेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप जितना फिल करोगे उतना ही तो होगा। अभी समझ में आएगा। अगर लिक्विड है तो लिक्विड को अगर मैं यहाँ पर इतना फिल कर रहा हूँ लिक्विड, तो भी ये इतना ही कंटेनर को फिल करेगा, पूरा फिल नहीं करेगा। गैस में ऐसा नहीं है। गैस में मान लो आपके पास कंटेनर इतना बड़ा है और मैंने गैस इसमें इतना ही वॉल्यूम का लिया, लेकिन फिर भी मैंने अभी कहा था गैस में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, और ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड मतलब जो कंटेनर आपका है, इस पूरे कंटेनर में ये गैस क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, इसको पूरा फुलफिल्ड कर देगी। भले से मैं इसमें थोड़ी सी गैस लूँगा, फिर भी इस पूरे में क्या हो जाएगी, विस्तृत हो जाएगी और इस कंटेनर को पूरा भर देगी। तो कौन सा स्टेट, मैटर का कौन सा स्टेट है जो कंटेनर को पूरा भर देता है, फुलफिल कर देता है, तो गैस ही जो है कंटेनर को फुलफिल करता है। लिक्विड भी आपके कंटेनर को फुलफिल नहीं करता है और सॉलिड भी आपके कंटेनर को फुलफिल नहीं करता है। तो ये बेसिक बात मैंने बताई स्टेट के बारे में। 3 स्टेट मैंने यहाँ पढ़ाया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सब आप पहले ही छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। चलिए 9 में आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है साइंटिस्ट का, ये है सर विलियम क्रुक्स। इन्होंने ही सबसे पहले प्लाज्मा स्टेट के बारे में बताया था। कब बताया था? 1879 में। ध्यान से बात को सुनिएगा, ज़्यादा इस स्टेट के बारे में बात नहीं करेंगे, मैं आपको बस इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि 1879 में प्लाज्मा स्टेट के बारे में सबसे पहले बताया था सर विलियम क्रुक्स ने। उसके बाद आए जे थॉमसन। फिर जे थॉमसन आए। जे थॉमसन ने ही सबसे पहले बताया था कि इस स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन और आयंस जो होते हैं वो फ्री अवस्था में होते हैं। ये सबसे पहले किसने बताया था? जे थॉमसन ने बताया था। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि ये स्टेट जो होती है, इस स्टेट में क्या होता है। तो इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन और आयन जो होते हैं बिल्कुल फ्री अवस्था में होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में, उसमें मूवमेंट करते रहते हैं। इसी वजह से इस स्टेट का भी आकृति और आयतन दोनों ही क्या होता है? अनिश्चित होता है। जैसे अगर अपन बात करें इस स्टेट की कुछ एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो स्टार, सितारे, आसमान में जो स्टार हैं, सितारे हैं, उनकी अगर बात करें तो उनकी स्टेट जो होती है वो प्लाज्मा स्टेट ही होती है। ठीक है। फिर थोड़ा सा और इस स्टेट के बारे में अगर बात करें तो फिर अगले साइंटिस्ट आए 1928 में। ठीक है, इरविंग लैंग्यूमर। इन्होंने इसको प्लाज्मा नाम दिया। इनको नाम देने वाले कौन थे? इरविंग लैंग्यूमर, जिन्होंने 1928 में इसको प्लाज्मा नाम दिया। तो आप लोगों को प्लाज्मा स्टेट के बारे में समझ में आ गया। क्या कहा मैंने प्लाज्मा स्टेट में? सबसे पहले मैंने आप लोगों को कहा कि विलियम क्रुक्स, सर विलियम क्रुक्स ने इसकी खोज करी थी सबसे पहले। फिर कब करी थी? 1879 में। उसके बाद जे थॉमसन आए, उन्होंने बताया था कि इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन और आयन जो होते हैं वो फ्री स्टेट में होते हैं, फ्री मूवमेंट करते रहते हैं लाइक स्टार। ठीक है, जो सितारे हैं उनका भी स्टेट जो होता है यही होता है। फिर 1928 में, ठीक है, इरविंग लैंग्यूमर आए, उन्होंने इसको प्लाज्मा नाम दिया। ठीक है, वैसे इस स्टेट के बारे में अपने को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन ठीक है, फिर समझ में आता है। स्वतंत्र होते हैं इसके आयन और इलेक्ट्रॉन, तो इसका आकार और आयतन जो होता है दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब अपन बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। ठीक है, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड जो होता है वो 2 टाइप का होता है। ये भी बहुत ज़रूरी है, डेली लाइफ में आप लोगों को पता होना चाहिए। आप इसको क्यों पढ़ते हैं केमिस्ट्री को? आपको इससे कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी काम करना है, तो आपको सॉलिड का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, तभी आप उस सॉलिड से कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, नहीं तो प्रोडक्ट बनना ही नहीं है। तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। तो बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। सॉलिड जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है क्रिस्टल, ठीक है, और एक होता है एमोर्फस। एमोर्फस 2 टाइप का आपका सॉलिड होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय
क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है उसको समझना। अभी मैं आप लोगों को रचक कण के बारे में बता चुका हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जिन पार्टिकल्स से मिलकर आपका पदार्थ बना होता है उन्हीं को क्या कहते हैं, रचक कण कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। सपोज मान लो कि आपका जो क्रिस्टल है वो दो टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, वो दो टाइप के पार्टिकल्स हैं ए और बी, दो टाइप के पार्टिकल से आपका क्रिस्टल बना हुआ है। तो ध्यान से समझिएगा कि जो क्रिस्टल होते हैं उनमें इन रचक कणों का जो क्रम होता है वो निश्चित होता है। निश्चित होने से मतलब बिल्कुल निश्चित क्रम में होगा। जैसे मान लो एक बार ए आया तो फिर बी आ गया, फिर ए आया, फिर बी आ गया, फिर ए आया, फिर बी आ गया, ऐसे निश्चित क्रम में होता है। इनका अरेंजमेंट चेंज नहीं होता। ए के नीचे बी आ जाएगा, बी के नीचे ए आ जाएगा, फिर बी आ गया, फिर ए, फिर बी, फिर ए। मतलब इनका अरेंजमेंट जो होता है, चाहे क्रिस्टल आपका कितना ही भी बड़ा क्यों ना हो, लॉन्ग रेंज के लिए, लंबे परास के लिए जो क्रिस्टल के अवयवी कण होते हैं वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसी को क्रिस्टल कहा जाता है। अक्रिस्टल की अगर मैं बात करूं तो क्रिस्टल के जो अक्रिस्टल के पार्टिकल, सपोज मान लो आपका अक्रिस्टल भी दो टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ ए और बी, तो यहाँ क्या होता है, इनका जो रचक कण होते हैं इनका क्रम जो होता है वो निश्चित नहीं होता, मतलब ये रैंडमली जो होते हैं अरेंज होते हैं, मतलब कुछ तो भी। जैसे मान लो ए आ गया, फिर ए आ गया, फिर ए, फिर बी, फिर बी, कुछ भी आ रहा है, ठीक है। रैंडमली अरेंजमेंट होते हैं, इनका जो विन्यास होता है वो अनिश्चित होता है, आप सीधा भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टल में अवयवी कण जो होते हैं वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और अक्रिस्टल में अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, ठीक है, पहली चीज। फिर दूसरी बात अगर करें तो जो क्रिस्टल होते हैं, जितने भी क्रिस्टल होते हैं, ये फर्स्ट बात आपको समझ में आ गई। सेकेंड बात अगर मैं करूं तो जो क्रिस्टल होते हैं उनको कहा जाता है ट्रू सॉलिड, वास्तविक सॉलिड। क्रिस्टल को क्या कहा जाता है, वास्तविक सॉलिड कहा जाता है। जबकि आपके जो अक्रिस्टल होते हैं ये स्यूडो सॉलिड कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, स्यूडो सॉलिड, यानी छद्म। छद्म का मतलब क्या होता है, दिखता कुछ और है कुछ और, ठीक है। ऐसा दिखता सॉलिड है, सॉलिड नहीं है, रियलिटी में पूरा सॉलिड नहीं है, इसलिए इसको स्यूडो सॉलिड भी कहा जाता है। इनका एक नाम और होता है, इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहा जाता है अति शीतित द्रव, सुपरकूल्ड लिक्विड या अतिशीतित द्रव। जो अक्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं उनको वास्तविक सॉलिड ये नहीं होते, जितने भी रियल सॉलिड होते हैं वो कौन से होते हैं, क्रिस्टल ही होते हैं। इनको अवास्तविक सॉलिड कहा जाता है, मतलब ये वास्तविक नहीं होते हैं, ये छद्म होते हैं, मतलब ये दिखते सॉलिड है बट रियल में सॉलिड नहीं होते। ये प्लास्टिक है, ये सॉलिड दिख रहा है लेकिन ये रियल सॉलिड नहीं है, वास्तविक सॉलिड नहीं है। क्यों नहीं है इसका रीजन मैं भी बताता हूं। और इनको अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, सुपरकूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको समझो। आप लोगों ने अगर कहीं माइंड किया हो तो देखिएगा, नहीं किया हो तो आप करना। बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से अगर कोई ग्लास इस तरीके से लगा हुआ है, ऐसे खड़ा ऐसे लगा हुआ है, तो आप देखेंगे कि उसका जो बेस होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। मतलब इनके जो लिक्विड होते हैं, मतलब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं धीरे धीरे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट करते हुए नीचे आ जाते हैं और इनका बेस जो होता है वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। मैंने अभी कहा था कि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में होते हैं, उनमें मूवमेंट नहीं होता है, उनमें गतिशीलता नहीं होती। फिर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो कांच होता है उसमें क्या हो गया कि जो कण है, उनके पार्टिकल है, वो क्या करते हैं, बहुत स्लोली लेकिन मूवमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा साल पुराना अगर कांच ऐसे लगा हुआ है तो उसका बेस जो है मोटा हो जाएगा। मोटा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से अणु गति करते हुए नीचे आ गए। इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये छद्म ठोस है, दिखते ठोस है, होते नहीं है। चलिए उसके बाद अगली बात करते हैं अपन इसके एग्जाम्पल्स, और पढ़ेंगे ना अपन तो समझ में आएगा कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है। तीसरी बात अपन करते हैं इसका क्लीवेज करने की, कट करने की। जब क्रिस्टल को आप काटोगे तो क्या होने वाला है। आपके पास क्रिस्टल है, अगर आप उसको किसी चाकू वगैरह से यहाँ से उसको काटते हैं, चाकू से अगर काट रहे हैं, कोई भी धारदार चीज से उसको काटने का कोशिश करते हैं, तो आपको एकदम प्लेन सरफेस मिलेगा। ये कट हो गया
और यहाँ बीच का जो सरफेस मिला, ये सतह जो मिली, ये बिल्कुल आपको चिकनी मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अक्रिस्टल की, तो अक्रिस्टल को जब आप क्लीवेज करते हो, जैसे मान लो आपके पास कोई अक्रिस्टल है, ठीक है, और इसको आप काट रहे हैं, तो जब आप इसको काटोगे तो आपको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मिलने वाला है, मतलब आपको जो है प्लेन सतह नहीं मिलने वाली है, रफ सरफेस मिलने वाली है, प्लेन सरफेस आपको नहीं मिलने वाली है। तो ये एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। फिर ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है कि जो क्रिस्टल है उनकी जो पार्टिकल्स हैं वो निश्चित क्रम में है, तो जब आप इनको काट रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, प्लेन सरफेस मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो नॉन क्रिस्टल की अगर मैं बात करूँ तो इनका अरेंजमेंट रेंडमली है, इसलिए जब आप इसको क्लीवेज करते हो तो इनमें क्या होता है, प्लेन सरफेस आपको नहीं मिलता है। चलिए अगली बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर बात करते हैं अपन कुछ और। यहाँ पर मैंने आपको 3 डिफरेंस तो बता दिए, और भी डिफरेंस है जो आपको समझना है। अगले डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्रिस्टल का जो गलनांक होता है, ठीक है, अगर क्रिस्टल के गलनांक की अगर बात करें तो हिंदी में अगर बात करें तो निश्चित व तीव्र होता है, मतलब शार्प होता है। इनका गलनांक क्या होता है, शार्प होता है। कैसे, उसको समझ लें। यदि मान लो आपके पास कोई क्रिस्टल है और अगर वो 150 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रहा है, कितने डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, 150 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो उसी टेम्परेचर पर वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं होता है। इनका गलनांक जो होता है वो एक परास के बीच होता है। एक परास का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर अगर कोई, तो आपको उसको मेल्ट करने के लिए क्या करना पड़ा, ये 120 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, पर वो इसी टेम्परेचर पर पूरे तरीके से मेल्ट नहीं होगा, उसको आपको और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो 200 डिग्री सेल्सियस पर जाकर पूरे तरीके से मेल्ट हो जाए, किसी एक टेम्परेचर पर नहीं होगा। इसके बीच 120 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो क्या होगा, मेल्ट होगा। मतलब इनका जो गलनांक होता है वो अनिश्चित होता है, एक परास में होता है, ठीक है, एक रेंज में होता है। इस रेंज के बीच 120 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, फिक्स है, शार्प है, बिल्कुल 150 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ अगर बात करें गोल्ड है, तो गोल्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होगा। गोल्ड आप कहीं भी किसी भी कोने से लेके आ जाए, उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा। यहाँ अगर मैं बात करूँ ग्लास की, तो ग्लास तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। आपका जो विंडो का ग्लास होता है वो अलग होता है, 4 व्हीलर पे लगा हुआ ग्लास अलग होता है, साइड ग्लास अलग होता है, मिरर अलग होता है, अलग अलग टाइप के ग्लास होते हैं। तो सबका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट है सब ग्लास, लेकिन उनका मटेरियल चेंज है, उनको बनाने का तरीका अलग है। किसी को ज़्यादा सॉलिड बनाया गया है, किसी को कम सॉलिड बनाया गया है, कोई ज़्यादा ठीक है, कोई कम ठीक है। तो उसके बेसिस पे अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, रेंज में होता है। आप सीधा याद रखें कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो अनिश्चित होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो निश्चित होता है, शार्प होता है, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं, जो एक और इम्पोर्टेंट बात है, 2 जो पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखें। अगला जो है वो है कि अगर मैं यहाँ इनकी बात करूँ नेचर की, तो ये होते हैं एनआइसोट्रोपिक। जो क्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं, एनआइसोट्रोपिक होते हैं, और जो अक्रिस्टल होते हैं वो होते हैं आइसोट्रोपिक। इसका मतलब भी समझना। हिंदी में अगर बात करें तो एनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है विषम देशिक, ठीक है, और आइसोट्रोपिक मतलब हुआ समदेशिक। विषम देशिक और समदेशिक का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। पहले तो इसका डेफिनेशन में समझा देता हूं, ठीक है, कि ये क्या होता है, विषम देशिक क्या होते हैं, समदेशिक क्या होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान है, किसी भी डायरेक्शन से आप उस क्रिस्टल को देख रहे हैं, उस पदार्थ को देख रहे हैं, सॉरी क्रिस्टल नहीं कहेंगे, उस पदार्थ को आप देख रहे हैं, तो वो पदार्थ सभी दिशाओं से उसके गुण समान है, तो वो हुआ समदेशिक। नाम से समझ में आ रहा है, समदेशिक। विषम देशिक का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग दिशा से उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण की बात नहीं कर रहा हूं, उसके भौतिक गुण जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो वो होता है विषम देशिक। थोड़ा सा समझते हैं क्यों क्रिस्टल जो है उसको मैंने विषम देशिक कहा है, उसको समझ ले। यहाँ पर तो मैं यहाँ एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ समझ में आ जाएगा। सपोज मान लो
क्रिस्टल के बारे में अपन ने बात की थी। जो क्रिस्टल का जो विन्यास होता है बिल्कुल निश्चित क्रम में होता है, ए बी, फिर ए के नीचे बी के नीचे, इस टाइप से होता है। ठीक है, अब यहाँ मैं 2 डायरेक्शन देखता हूँ, आपको समझ में आएगा। 2 डायरेक्शन देखते हैं। एक डायरेक्शन मैंने ले लिया ये वाला, ठीक है, एक इस डायरेक्शन से अपन इस क्रिस्टल का स्टडी करेंगे और एक इस डायरेक्शन से अपन क्रिस्टल का स्टडी करेंगे। पहले यहाँ से चले थे तो सीधे चले गए और अब यहाँ से अपन ऐसे चले गए। दोनों डायरेक्शंस में देखना क्या डिफरेंस आया है। जब आप इस डायरेक्शन से चलते हो, इस दिशा से इस क्रिस्टल को देखते हो, तो देखो इस लाइन के दोनों तरफ आप देखिएगा ए बी ए, इधर बी ए बी, मतलब ऐसा है कि इस डायरेक्शन के इधर भी दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं और इस लाइन के इधर भी दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। समझ में आ रहा है? इस डायरेक्शन में देखो क्या हो रहा है, इस लाइन के इधर देखो बी बी बी, केवल बी, और इस लाइन के इधर देखोगे तो ए, मतलब इधर से चले तो कुछ और मिला, इधर से चले तो कुछ और मिला। समझ में आई ना बात? मैंने क्या कहा, इस लाइन में अगर आपने देखा तो इसके इधर आपको दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स मिले, इस साइड भी आपको दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स मिले। लेकिन जब आप इस डायरेक्शन से देखते तो इसके इधर देखेंगे तो आपको केवल एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स, और इसके इधर देखेंगे तो आपको केवल एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स मिले। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो गई। इसीलिए इसको कहा जाता है विषमदेशी। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें तो कोई निश्चित क्रम होता ही नहीं है। तो आप चाहे किसी भी डायरेक्शन से चलो आपको कुछ भी मिलेगा, अरेंजमेंट तो फिक्स है ही नहीं ना, तो कुछ भी मिलेगा। इधर से चलोगे तब भी कुछ भी अरेंजमेंट मिलेगा, इधर से भी कुछ भी मिलेगा, मतलब सब तरफ से उसका प्रॉपर्टी जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहेगा। इसलिए इनको कहा जाता है समदेशिक और इनको कहा जाता है विषमदेशिक। इतना आपको समझ में आता है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। ठीक है, अगर अपन बात करें क्रिस्टल और अक्रिस्टल के एग्जाम्पल की, तो पहले अक्रिस्टल के बारे में बात कर लें। तो यहाँ आप चाहे तो लिख लें, इसके एग्जाम्पल हैं रबर, प्लास्टिक, ग्लास और स्टार्च। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर बात करें क्रिस्टल की, तो क्रिस्टल में आता है मेटल, कोई सा भी मेटल आप ले सकते हो। आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, और NaCl, AgBr, कॉपर सल्फेट, ZnCl, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इधर आता है रबर, प्लास्टिक, ग्लास, स्टार्च। यहाँ आप ग्लूकोज भी लिख लें, सेल्यूलोज लिख लें। ये सब क्रिस्टली सॉलिड होते हैं और ये हो गए आपके अक्रिस्टल। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया क्रिस्टल में और एमोर्फस में क्या डिफरेंस होता है, वो समझ में आया है। अब अपन बात करेंगे क्रिस्टलीय सॉलिड की। ये कितने टाइप का होता है, ये क्या होता है, इसको अपने को डिटेल में पढ़ना है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इतना आपको पता होना चाहिए। इसका नेचर क्या होता है, एग्जाम में इसमें से किस टाइप से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो क्रिस्टल है, ठीक है, तो आता है सीधा कि क्रिस्टलीय सॉलिड की प्रकृति होती है, तो आपको वहाँ लिखना है क्या होती है, विषमदेशिक या एनाइसोट्रोपिक। ठीक है, कभी कभी ऐसा आ जाए कि जो अक्रिस्टलीय सॉलिड जो होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है, तब आपको लिखना आइसोट्रोपिक या समदेशिक। एक पॉइंट और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो क्रिस्टल होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी कभी कभी आ जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। शीतलन वक्र, क्रिस्टल का कैसा होता है, अक्रिस्टल का कैसा होता है, शीतलन वक्र, कूलिंग कर्व क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो कूलिंग कर्व की अगर बात करें तो सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया टाइम के और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, इसको ले लिया मैंने टाइम, यहाँ पर अपना टाइम ले लिया और यहाँ पर ले लिया टेम्परेचर। ठीक है, सपोज मान लो कि आपने किसी क्रिस्टल को हाई टेम्परेचर पे रखा हुआ है, अब आप उसको ठंडा कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप ठंडा करते जाएंगे टेम्परेचर उसका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, टाइम निकलेगा, टेम्परेचर कम होगा। फिर ये क्या करेगा, अपने आप को उस टेम्परेचर पर कुछ टाइम के लिए स्थिर रखेगा, फिर ठंडा होगा, फिर स्थिर रखेगा, फिर ठंडा होगा, फिर स्थिर रखेगा, फिर ठंडा होगा। इस टाइप से होता है, मतलब एकदम से ठंडा नहीं होगा। मैंने आप लोगों को
बताया था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल शार्प होता है, एक टेम्परेचर जिस पे पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको हाई टेम्परेचर पर रखते हो, जब इसको आप ठंडा करते हो तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक फटाफट ठंडा हो गया, लेकिन फिर इस टेम्परेचर पे आके रुक गया, इतने टाइम तक रहा और फिर ठंडा हुआ, फिर इस टेम्परेचर पे कुछ टाइम के लिए रहा, फिर ठंडा हुआ, इस तरीके से होता है। मतलब इनका जो शीतलन वक्र जो होता है वो कैसा होता है, असतत होता है। कैसा होता है, असतत होता है। ये आपको याद रखना है इसमें। अगर आप अक्रिस्टल की बात करोगे, उसके कूलिंग कर्व की बात करोगे, तो उसके लिए अगर बात करें तो उसके लिए भी अगर अपन इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, वही आपका टेम्परेचर के और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ क्या होगा, यदि आपने अक्रिस्टल को हाई टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो वो सीधा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वो किसी भी टेम्परेचर पे रुकेगा नहीं, वो सीधे से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। मतलब जब आप उसका शीतलन वक्र बनाएंगे, कूलिंग कर्व बनाएंगे, तो आपको कैसा मिलेगा, सतत मिलेगा। तो एक और पॉइंट्स आपको इसमें याद रखना है, किसके लिए, क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल के लिए। क्या याद रखना है कि जो क्रिस्टल का शीतलन वक्र जो होता है वो कैसा होता है, असतत होता है, और जो आपका नॉन क्रिस्टल होता है या एमोर्फस जिसको कहते हैं, उसकी अगर बात करें तो उसका कूलिंग कर्व कैसा होता है, सतत होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन क्रिस्टल की। देखिए क्रिस्टल जो होते हैं, अगर इनकी बात करें तो अवयवी कणों के आधार पर और ज्यामिति के आधार पर दो प्रकार से इनका क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। अवयवी कणों के आधार पर अगर बात करें, ये अपन पूरा डिटेल में पढ़ने वाले, यहाँ सिर्फ आपको इनके नाम याद रखने हैं और इनके बारे में थोड़ी सी बात मैं भी बताने वाला हूँ, बस आपको वो याद रखना है। तो अवयवी कणों के आधार पर अगर बात करें तो क्रिस्टल जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। सहसंयोजी क्रिस्टल, इसको नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं। क्यों इसको नेटवर्क क्रिस्टल कहते हैं, अभी अपन इसकी डिटेल पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। फिर आणविक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल और धात्विक यानी मेटेलिक क्रिस्टल। 4 टाइप का अवयवी कणों के आधार पर क्रिस्टल होता है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको याद रहेगा क्या कहा मैंने। अवयवी कणों के आधार पर अगर बात करें तो क्रिस्टल 4 टाइप के होते हैं, सहसंयोजी क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल। ज्यामिति के आधार पर अगर बात करें तो क्रिस्टल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। क्रिस्टल में क्या क्या होता है, क्रिस्टल तंत्र होता है, क्रिस्टल सिस्टम होता है, ब्रेविस जालक होता है, ब्रेविस लैटिस होता है और क्रिस्टल कक्षाएं होती हैं। इनके बारे में भी थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है कि क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप का होता है। तो क्रिस्टल सिस्टम के बारे में अगर आता है तो आपको बताना है कि क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं टोटल कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो अलग से दिखेगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 7। ये किसके बारे में बताया मैंने, क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। तो ये हो गया इसका 7 टाइप का होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ब्रेविस जालक, अगर ये आता है कि ब्रेविस लैटिस जो होता है या क्रिस्टल लैटिस भी कभी कभी इसको बोल दिया जाता है, तो ये कितने टाइप का होता है, तो ये होता है आपका 14 टाइप का। जालक वर्ड आपके लिए पूछा गया तो आप इसको कहेंगे 14 टाइप का। क्लास कितनी होती है, क्रिस्टल क्लासेस कितनी होती है, तो इसकी अगर बात करें तो ये 32 टाइप की होती है, 32 टाइप की होती है। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है कि जो क्रिस्टल होता है उनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो अवयवी कणों के आधार पर क्रिस्टल 4 टाइप के होते हैं, सहसंयोजी क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल। अगर बात करें ज्यामिति के आधार पर तो ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टल जो होते हैं वो 3 टाइप के क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं, ब्रेविस जालक जो होते हैं वो 14 होते हैं और क्रिस्टल कक्षाएं जो होती है वो 32 होती है। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं अपन सहसंयोजी यानी नेटवर्क क्रिस्टल की। यहाँ आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लो आपने यहाँ पर बात करी कोवेलेंट क्रिस्टल की या सहसंयोजी क्रिस्टल की, इसको नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं। तो सहसंयोजी क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल की बात करते हैं, इसको कोवेलेंट क्रिस्टल भी कहा जाता है ना। कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध होता है इसके बीच में, यहाँ बात करेंगे। इनके जो रचक कण होते हैं, 2-3 चीजें आपको जो जो पता होनी चाहिए वो आप नोट करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा इनके जो रचक कण होते हैं वो क्या होते हैं, एटम होते हैं यानी परमाणु होते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात वो है, क्या बोला मैंने, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या हो गए आपके, परमाणु हो गए, सीपी। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके क्या हो गए, परमाणु हो गए। दूसरी बात इनके बीच में होता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th में आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा हो तो इसके बारे में अपन अलग से बात करेंगे, जब मैं आपको बेसिक बताऊंगा तब आपको जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा उसमें आपको समझ में आएगा। सहसंयोजक बंध होता है इनके बीच में, मतलब यहाँ पर कार्बन कार्बन ने बॉन्ड बना लिया,
ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कार्बन कार्बन जो होते हैं ये बहुत लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसे जुड़ गए, नीचे जुड़ गए, 3D स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें बहुत सारी हेक्सागोनल पेंटागोनल स्ट्रक्चर होते हैं और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है पूरा डायमंड का। कार्बन कार्बन बहुत सारे जुड़ जाते हैं उसमें, इसीलिए बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं सब जुड़ के, इसीलिए इसको नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं। मैंने अभी बताया था कि इसको नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं, तो इसीलिए इसको नेटवर्क क्रिस्टल कहते हैं। यहाँ पर इसके जो एटम्स हैं, जो परमाणु हैं, वो बहुत सारे आपस में लंबी श्रृंखला में जुड़ जाते हैं और पूरा एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पूरा जालक बना लेते हैं, इसीलिए इसको नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं। फिर जो सहसंयोजी क्रिस्टल होते हैं, इसमें अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, पहले एग्जाम्पल भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ अगर बात करें तो डायमंड हीरा इसका एग्जाम्पल है, सिलिका यानी रेत। इसमें डायमंड में क्या होता है, कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बना के रखते हैं। सिलिका की बात करें तो इसमें सिलिकॉन सिलिकॉन आपस में बॉन्ड बना के रखता है, ठीक है, सिलिकॉन होता है। और भी चीजें होती है इसमें, ठीक है। एक होता है आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है। तो यहां अगर अगली प्रॉपर्टीज की मैं अगर बात करूं तो ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए, ग्रेफाइट को छोड़कर ग्रेफाइट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी आपके सहसंयोजी क्रिस्टल होते हैं छोड़कर सभी ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो ये चीज समझ में आता है। क्या कहा मैंने कि सहसंयोजी क्रिस्टल जो होते हैं उनके जो रचक कण होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स जो होते हैं वो परमाणु होते हैं, इनके बीच में सहसंयोजक बंध होता है और ये कार्बन कार्बन जो होते हैं बहुत लंबी श्रृंखला में पूरा नेटवर्क जैसा जाल बना लेते हैं, इसलिए इनको नेटवर्क क्रिस्टल भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है हीरा, सिलिका और ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए तो जितने भी सहसंयोजी क्रिस्टल होते हैं वो सब ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अगली बात करें तो ये अत्यंत कठोर होते हैं। पता ही आप लोगों को, यहाँ हीरे की बात आ गई, एग्जाम्पल में आपका हीरा आ गया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कितने ज़्यादा मजबूत होते हैं। रेत पत्थर आपने देखे हैं, सिलिका पत्थर, रेत पत्थर होते हैं, वो भी कितने मजबूत होते हैं। तो ये अत्यंत कठोर होते हैं, ठीक है। फिर अविलेय होते हैं, ठीक है। अगली बात अगर करें तो ये क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। अब अत्यंत कठोर है तो आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि इनका अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। तो इतनी चीज़ें आपको सहसंयोजी क्रिस्टल के बारे में पता होना चाहिए। सभी क्रिस्टल के बारे में अपन डिटेल में ऐसे पढ़ेंगे तो आपको सहसंयोजी क्रिस्टल के बारे में इतना पता होना चाहिए। ये पूरा डिटेल आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला देखते हैं। ये आपका हो गया था सहसंयोजी क्रिस्टल। अगला देखते हैं अपन सेकेंड, आणविक क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल की अगर मैं बात करूं तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल की अगर बात करें तो ये अणु होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, अणु हो जाएंगे। अब अणु अणु के बीच में क्या होता है, दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं बर्फ की, है ना, बर्फ की अगर बात करें तो बर्फ का फॉर्मूला तो H2O ही होगा, लेकिन H2O के बीच में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर बात करें HF की बात कर ले, ठोस HF की, है ना, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो ठोस की बात करेंगे। हाइड्रोजन फ्लोराइड ठोस अवस्था में है तो इसके बीच में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। ठोस HCl की बात कर लें। अब ठोस HCl में क्या हुआ, HF में क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होता ही है, साथ में एक और बॉन्ड यहाँ पर होता है, एक और आकर्षण बल यहाँ पर हो सकता है। ये वाला अणु जो है ये कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया। कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया।
ध्रुवीय का मतलब समझते हो, जब दो परमाणु जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है वो आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या होता है। ध्रुवीय का मतलब मैं यहाँ समझा देता हूँ। HCl की अगर मैं बात करूँ, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना के रखा हुआ है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन की ज़्यादा होती है। आप लोगों ने 11th पढ़ा है तो आप लोगों को ये समझ में आएगा, और नहीं तो फिर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए अलग से आपको वीडियो दूंगा, आप उसमें समझिएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है जो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, तो वो क्लोरीन की ज़्यादा होती है। तो क्लोरीन क्या करेगा, ये जो सांझे के इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा। उसकी वजह से क्या होगा, क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो जो अणु है, इस अणु में क्या आ गए, दो पोल बन गए, प्लस और माइनस। इसलिए ऐसा अणु क्या कहलाता है, ध्रुवीय अणु कहलाता है। ऐसा यहाँ HF में भी होगा। F की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी तो F पे माइनस आ जाएगा, H पे प्लस आ जाएगा। तो ये अणु क्या हो गए, ध्रुवीय अणु हो गए। और जब कोई ठोस इन ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना होता है तो उसको कहा जाता है ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। मतलब अगर इन अणुओं की बेसिस पे बात करें तो आपके आणविक क्रिस्टल जो होते हैं ये फिर से 3 टाइप के होते हैं। ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा इनके बारे में, सिर्फ नाम बता रहा हूँ, आप उनको समझिए, उतने में आपका काम हो जाएगा। एक होता है ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, एक होता है अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, और एक होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टल। एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर 2 तो बता दिए हैं। बर्फ की अगर मैं बात करूँ, H2O की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर NH3 की अगर मैं बात करूँ तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ठोस अमोनिया, ठीक है, ये गैस वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ठोस अमोनिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बर्फ की बात कर रहा हूँ। तो इनके बीच में क्या होता है, ये ध्रुवीय है, ये ध्रुवीय अणु है, सॉरी, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये एग्जांपल हो गए आपके हाइड्रोजन बंधित आयनिक आणविक क्रिस्टल के। फिर अध्रुवीय की बात करूं तो यहां मैं लिख देता हूं ठोस क्लोरीन Cl2, ठीक है। तो ये Cl2, यहां पर दोनों अणु जो है वो किसके, क्लोरीन के हैं, तो यहां कोई ध्रुव नहीं बनेगा, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान है। जैसे मान लो यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना है, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, समान है, तो यहाँ तो कोई ध्रुव नहीं बनेगा। तो ये हो गया आपका अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, ठीक है। कैसा हो गया, अध्रुवीय। जैसे यहाँ पर ठोस H2 ले लो आप, ठोस हाइड्रोजन ले लो, ठोस क्लोरीन ले लो, ठीक है, जिनोन ले लो, जिनोन भी यौगिक बनाता है, ठोस जिनोन, ये किसके एग्जांपल हो गए, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल के। ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल में आपका क्या आ गया, HF आ गया, HCl आ गया, ठीक है, ये सब आपके काय में आ गए ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल में। इसकी अगर बात करें, हाइड्रोजन बंधन में मैंने बता दिया H2 और NH3 हो गया, ठीक है। यहाँ एक एग्जांपल है और है आणविक क्रिस्टल का, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है, कुछ एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल मैं यहाँ नीचे बता रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, ये ध्रुवीय हो गया तो ये काय में आ जाएगा, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल में आ जाएगा। आयोडीन काय में आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल में, ठीक है। तो यहाँ पर ठोस CO2, एक क्वेश्चन अलग से एग्जाम में आता है, उसकी बात मैं यहाँ से कर रहा हूँ। आणविक क्रिस्टल में से क्या क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसको समझना आप। यहाँ पर ठोस CO2, ठोस CO2 किसे का, इसका एक नाम और होता है शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, ये एग्जाम में आता है, शुष्क बर्फ कहलाता है। तो आपको बताना है कि जो ठोस CO2 होता है उसी को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो ये आपका हो गया किसके बारे में, आणविक क्रिस्टल के बारे में पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। तो 2 टाइप अपन ने पढ़ ली है, सहसंयोजी क्रिस्टल पढ़ लिया है और आणविक क्रिस्टल अपन ने पढ़ लिया। अब 2 टाइप और बचेंगे। इसको शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सूखा बर्फ होता है, ये गीला नहीं होता, इसको हाथ में लेने से हाथ गीले नहीं होते, कागज पे रखोगे कागज गीला नहीं होता है। सॉलिड CO2 कैसे बनता है, इसके लिए भी अपन अलग से बात करेंगे। अगर आप लोगों ने देखा बहुत ज्यादा ठंडा होता है, आप हाथ में पकड़ भी नहीं सकते, इतना ज्यादा ठंडा बर्फ ये होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन आयनिक क्रिस्टल की। आयनिक क्रिस्टल क्या होता है, एक चीज और मैं यहां बताना भूल गया हूं, उसको भी सुन लें कि जो आणविक क्रिस्टल होता है, नोट कर लीजिएगा, जो आणविक क्रिस्टल होते हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स होता है। अगर बात करें ध्रुवीय क्रिस्टल की, ध्रुवीय, अध्रुवीय, ध्रुवीय है तो क्या है, इनके अणु जो है इनमें क्या बन गए, 2 पोल बन गए, प्लस और माइनस,
ठीक है। तो ऐसा एक और अणु होगा तो उसका माइनस इधर रहेगा, प्लस इधर रहेगा, मतलब इसके बीच में प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल होगा, मतलब यहाँ पर विद्युत संयोजी बल होगा। कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बंध, विद्युत आकर्षण बल भी कह सकते हैं, विद्युत संयोजी बंध होता है। तो जो ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल होता है उसके बीच में विद्युत संयोजी बल होता है। अध्रुवीय क्रिस्टल की बात करें, जैसे मैंने यहाँ बताया था आयोडीन की बात करें, तो आयोडीन में आयोडीन आयोडीन है, यहाँ इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में कोई डिफरेंस नहीं, तो ये अध्रुवीय अणु है। तो अध्रुवीय अणुओं के बीच में लगता है वान डेर वाल आकर्षण बल। क्या लगता है, वान डेर वाल्स आकर्षण बल। ठीक है, एक और बचा था हाइड्रोजन बंधित, तो इसमें तो सामने से ही समझ में आ रहा है कि इसमें दो अणुओं के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। जनरली डायरेक्ट आ जाता है, कभी कभी के आणविक क्रिस्टल होते हैं उनके बीच में कौन सा आकर्षण बल होता है, तो हम सीधा बात कर लेते हैं वान डेर वाल्स आकर्षण बल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आयनिक क्रिस्टल की। आयनिक क्रिस्टल, इनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो इनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं आयन। काय से मिलकर बने होते हैं, आयन। आयन क्या हो सकता है, केटायन, एनायन, ऋण आयन हो सकते हैं, धनायन हो सकते हैं। जैसे अगर बात करें एग्जांपल ले लें अपन, तो NaCl, KCl, AgBr, इसका एग्जांपल बनाना बहुत आसान है। इसका एग्जांपल बनाने के लिए क्या करें आप लोग, जो आपका पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वहां से कोई भी एक एलिमेंट्स उठा ले, है ना, हेलिना की रब से फरियाद, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनमें से आप कुछ भी उठा ले। जैसे मैंने यहाँ पर पोटेशियम ले लिया, है ना, सोडियम ले लिया, ये तो एस ब्लॉक का नहीं है। यहाँ अगर बात करें सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, कैल्शियम आप ले सकते हैं, मैग्नीशियम आप ले सकते हैं। तो यहाँ से आप उठा लें और उसके साथ कोई भी हेलोजन जोड़ दें, आपका क्या बन जाएगा, आयनिक क्रिस्टल बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये विद्युत धनी है और हेलोजन जो होता है वो बहुत ज्यादा विद्युत ऋणी होता है। तो यहाँ पर समझ में आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, इनके रचक कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, आयन्स होते हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं। इसके एग्जांपल में आ गया NaCl, KCl, AgBr। Na पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो इसको कहा जाता है आयोनिक क्रिस्टल। और आयोनिक क्रिस्टल के बीच में जो फोर्स होता है, आयोनिक क्रिस्टल के बीच की अगर बात करें तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है, विद्युत संयोजी बल। अभी जस्ट मैंने बताया आयन के बीच में जो फोर्स लगता है वो विद्युत संयोजी बल होता है। इनकी अगर बात करें तो ये दृढ़ होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन भंगुर होते हैं, कठोर और भंगुर होते हैं। ठीक है, और जालक ऊर्जा उच्च होती है। जब आयनिक क्रिस्टल की बात करते हैं तो यहाँ एक वर्ड और यूज होता है, जालक ऊर्जा। कठोर भंगुर हो गए, सेकेंड बात हो गई जालक ऊर्जा जो है वो कैसी हो गई, उच्च हो गई। जालक ऊर्जा का मतलब क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल को उसके अवयवी, 11th में पढ़ा होगा, किसी भी क्रिस्टल को उसके अवयवी कणों से या अवयवी पदार्थ से बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहा जाता है, जालक ऊर्जा कहा जाता है। जैसे मान लो आपको NaCl बनाना है तो NaCl को आप कई से बनाओगे, Na से, सोडियम से और क्लोरीन से मिलकर बनाओगे और आपका क्या बन जाएगा, NaCl। बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। तो अपन ने इस NaCl को इसके अवयवी कण से ही बनाया। यहाँ अपन ने प्योर सोडियम लिया है और यहाँ क्लोरीन लिया है, कुछ और नहीं लिया है। जैसे मान लो क्लोरीन का कोई और कंपाउंड नहीं लिया है, सोडियम का कोई और कंपाउंड लेके नहीं बनाया है, सीधा उसके अवयवी कणों से बनाने के लिए आपको जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को जालक ऊर्जा कहा जाता है। तो यहाँ जालक ऊर्जा जो होती है इनकी बहुत ज़्यादा उच्च होती है, मतलब इनको बनाने में और इनको तोड़ने में बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने बॉर्न हेबर चक्र 11th में अगर पढ़ा हो, बॉर्न हेबर साइकिल, तो उसमें आपको जालक ऊर्जा पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है कि यहाँ से Na और Cl दोनों से मिलाकर NaCl बनाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। बस उसी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इसकी क्या होती है, जालक ऊर्जा उच्च होती है। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो जब मैं 11th के जो वीडियोस बेसिक वीडियो डालूंगा आप वहाँ जालक ऊर्जा को पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ अगर अपन बात करें तो चालकता की अगर मैं बात करूं, आणविक क्रिस्टल के बारे में अपन ने ये सब बातें नहीं करी है तो वहाँ इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने वहाँ पर इनकी बात नहीं करी। ठीक है, लेकिन आप चाहो तो वहाँ पर नोट कर सकते हो कि वो भी विद्युत के जो होते हैं वो कुचालक होते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ इनके विद्युत की चालकता की अगर मैं बात करूँ तो गलित अवस्था में
गलित मतलब आपने इनको कहीं में डिजोल्व करके रखा हुआ है, किसी में डिजोल्व करके रखा हुआ है, या पिघली हुई अवस्था में अगर बात करें तो गलित अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में ये क्या होते हैं, चालक होते हैं। ऐसे चालक नहीं होते हैं जब ये पिघले हुए हैं। जैसे आपने नमक लिया, तो नमक आपने लिया है पूरा, उसके अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी के वोल्ट जो है दोनों तार करंट वगैरह के वायर उसमें डाल दिए, तो आप सोचेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। ये उसको डिजोल्व कर लें, तो डिजोल्व करने से क्या होता है, ये आयन जो होते हैं ये फ्री हो जाते हैं, और ये फ्री हो जाते हैं तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लग जाती है, फ्लो होने लग जाती है। तो गलित अवस्था में ये क्या होते हैं, चालक होते हैं। चलिए, तो बाकी अवस्था में विद्युत और ऊष्मा दोनों के क्या होते हैं, कुचालक होंगे। केवल गलित अवस्था में क्या होंगे, चालक होंगे। आयनिक क्रिस्टल के बारे में अपन आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा अपने को आयनिक क्रिस्टल को ही पढ़ना है। आप एग्जांपल और भी यहाँ पर लिख सकते हो, ZnCl2, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ये सब इसके एग्जाम्पल है। सीजियम क्लोराइड। अब एक लास्ट बचता है धात्विक क्रिस्टल। धात्विक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल की अगर बात करें तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो रचक कण होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो धातुएं होती हैं। सीधा समझ में आता है, नाम से समझ में आता है, धातुएं, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल में कुछ भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले लिया, गोल्ड ले लिया, आयरन ले लिया, जिंक ले लिया, ये सब धातुएं जो हैं ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो इनके बीच में जो बंध होता है वो होता है धात्विक बंध। अब धात्विक बंध होता है तो मजबूत भी होता है, मतलब इनका गलनांक और कितना मेल्टिंग पॉइंट, बोल्डिंग पॉइंट की बात करेंगे तो वो भी हाई होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा हाई किसका होता है, सहसंयोजक बंध वाला होता है। जो आपका सहसंयोजी क्रिस्टल अपन ने पढ़ा उनका सबसे ज्यादा होता है। फिर अगर अपन बात करें धात्विक बंध के बाद, अगर अपन बात करें इनके बीच में धात्विक बंध हो गया, फिर चालकता की बात करें तो सभी धातुएं जो होती हैं ये क्या होती हैं, चालक होती हैं। तो ये चालक है, विद्युत और ऊष्मा दोनों के लिए गुड कंडक्टर होती है, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपको कोई टेंशन लेने वाला बात ही नहीं। यहाँ पर आप S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, इसमें हाइड्रोजन को अगर छोड़ दें, हाइड्रोजन को अगर छोड़ दें तो हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी इसमें एलिमेंट्स आते हैं इन तीनों ब्लॉक्स में, वो सारे जो होते हैं धातुएं हैं, और ये सभी धात्विक क्रिस्टल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके अंदर आघातवर्धनता का गुण होता है, तन्यता का गुण होता है, धात्विक चमक होती है, धातु के बारे में आप सब लोग जानते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कैसे फ्लो होती है उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल बात करें तो यहाँ देखते हैं। सपोज मान लो आपके पास कोई मेटल का टुकड़ा है, जैसे मैंने यहाँ पर आयरन ले लिया, Fe ले लिया, तो जो Fe होगा वो फ्री अवस्था में अगर बात करें, इस टुकड़े के अंदर अगर बात करें तो ये Fe2+ अवस्था में होगा। कौन सी अवस्था में होगा, Fe2+। इस अवस्था में ये स्टेबल होता है, तो Fe2+, Fe2+। तो ये जो 2+ है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर क्या रहेगा, इसको कहते हैं धातुओं का इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल। मतलब यहाँ पर ये फ्रीली इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव होते रहते हैं और इन सभी इलेक्ट्रॉन के बीच में ये जो है पॉजिटिव आयन जो आपका है वो रहता है। इसको कहा जाता है कर्नल। ये जो पॉजिटिव आयन यहाँ पर आपको दिखता है इसको क्या कहा जाता है, कर्नल इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कर्नल। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनकी ही वजह से धातु में क्या आती है, चालकता आती है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ चला जाएगा तो इसकी वजह से इसमें क्या आ जाती है, चालकता आ जाती है, और इसको कहते हैं धातुओं का इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल। तो ये हो गया आपका धात्विक क्रिस्टल। तो आज अपन लोगों ने सॉलिड स्टेट के बारे में, मैटर का स्टेट पढ़ा, 4 टाइप के स्टेट अपन ने पढ़े हैं। फिर अपन ने पढ़ा सॉलिड के टाइप पढ़े, क्रिस्टल और एमोर्फस। फिर अपन ने क्रिस्टल के बारे में पढ़ा, क्रिस्टल कितने टाइप का होता है, 2 बेसिस पे अपन ने इनकी बात करी है, ठीक है। तो आप लोग ये सारा अच्छे से स्टडी कर लें, अपने खुद के नोट्स बनाएं। इसमें से जितना मैंने आप लोगों को बोला है वो सारा आप नोट कर लें। जब तक आप नोट नहीं करेंगे, जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और आप स्टेप बाय स्टेप अगर पढ़ते जाएंगे तो आपका चैप्टर भी अच्छे से कवर हो जाएगा, नोट्स भी आपके बन जाएंगे। जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद लास्ट में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा क्वेश्चंस की। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, 4 ऑब्जेक्टिव आते हैं 4 मार्क्स के, तो मैं आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। तो आप अगर ये स्टार्टिंग से लास्ट तक जितने भी वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आएंगे और आप खुद से सोल्व कर लेंगे,
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।